आज कन्नौज से अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए संकेत दिए अखिलेश यादव ने। मैनपुरी के करहल से विधायक अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद की सीट छोड़कर बने विधायक, अब कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। बीजेपी से कन्नौज की सीट वापस चाहते हैं अब अखिलेश। आखिर अखिलेश के संकेत के मायने क्या है, वो भी समझ लीजिए। मैनपुरी सीट डिंपल को देकर खुद कन्नौज से लड़ने की क्यों सोच रहे हैं अखिलेश यादव? क्या आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ने के बाद अब करहल विधानसभा सीट भी छोड़ने के मूड में है अखिलेश यादव? वहीं मैनपुरी में जहां डिंपल यादव का प्रचार तेज हो गया है, वहीं बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा भी लगातार मैनपुरी में है। तो सवाल यह बनता है कि मैनपुरी अभिषेक, कन्नौज भी चाहे अखिलेश, आखिर क्या है अखिलेश का प्लान MK24? ये प्लान भी समझाएंगे आपको, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पहले MP, फिर MLA, फिर होंगे MP। क्या कंफ्यूज अखिलेश? डिंपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, अब क्या करेंगे, खाली बैठ के घर? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे। अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से। कन्नौज- तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? मैनपुरी अभिषेक, कन्नौज भी चाहे अखिलेश। सुना है अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब मैनपुरी का उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में उनका ये संकेत देना ये स्पष्ट कर देता है कि मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हो रही है। मैनपुरी का दंगल, SP और बीजेपी ने झोंकी ताकत। और किसी भी उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में सड़कें कन्नौज से अपनी आती है। मुझे खुशी है नेताजी ने अपनी कर्म भूमि माना इसको, और इसी भूमि की वजह से धरती पुत्र भी कहलाए। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी और माननीय नेताजी से आगे बढ़ के अखिलेश जी तक पहुंची और अब डिंपल जी तक आई। इससे आगे नहीं बढ़ पाए। इसी कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 10 प्रदेश अध्यक्ष बने। उपचुनाव की जंग, सियासत में कौन किसके संग? अच्छी बात है, संविधान उन्हें अधिकार देता है और ये उनका कर्तव्य है कि वो लड़ें, लोकतंत्र को मजबूत करें। भाजपा के पक्ष में वातावरण के कारण से और कमल खिलने जा रहा है। सर वो ये क्या कंफ्यूज है क्या जो 2024 में लड़ने की बात कर रहे हैं? अब कंफ्यूजन नहीं होता तो एक तरफ इस्तीफा दे करके लोकसभा से आए हैं, दूसरी तरफ लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज तो है ही है। तो आखिर क्या है अखिलेश यादव का मिशन कन्नौज 24? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। महाबहस में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे बीच हैं। अभिमन्यु त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजन सिंह, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, वो भी हमारे बीच में है। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है महाबहस के इस मंच पर। चर्चा को विस्तार दें, सबसे पहले 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स। शुरुआत करते हैं अशोक पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता से। अशोक पांडे जी, अखिलेश यादव ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। मैनपुरी में जीत को लेकर आश्वस्त हैं, काम इसलिए कर रहे हैं कि जीत ऐतिहासिक हो, मार्जिन बड़ा हो, ताकि संदेश जाए। और कन्नौज से लोकसभा के मैदान में उतरने का मूड, संदेश दे रहे हैं अब अखिलेश यादव। 30 सेकंड। देखिए, आपको बता दें कि हमने एक सीरियल देखा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसमें हीरो थे रघुवीर यादव। अखिलेश जी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इसमें हीरो अखिलेश यादव हैं। बस अभिनेता बदला है। बैठे बैठे आजमगढ़ में भाई हार गया, चुनाव प्रचार करने नहीं गए। सुब्रत पाठक से पत्नी हार गई, रामपुर चुनाव प्रचार करने नहीं गए।
ठीक है अशोक पांडे जी, ठीक है 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे फिर से आपके पास। अशोक पांडे जी, फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, लौटेंगे आपके पास। रुक करते हैं डॉक्टर अजीज खान का। डॉक्टर अजीज खान, बीजेपी की दलील ये है कि एक बार पहले सुब्रत पाठक कन्नौज से डिंपल यादव को हरा चुके हैं, मैनपुरी से वो मैदान में, वहां से भी जीत का दम भाजपा भर रही है। तो अब 2024 के लिए अखिलेश यादव ने जो संदेश दिया है उसे लेकर अब भी बीजेपी का कहना है कि कन्नौज भी जीतेंगे, मैनपुरी भी निकालेंगे। 30 सेकंड। देखिए, ये कह रहे थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये मुझे लग रहा है ये दिन में इनको तारे नजर आ रहे हैं। हकीकत ये कि मैनपुरी में जो हालात पैदा हो गए हैं, आज बीजेपी अपनी जमानत बचाने के लिए लगातार परेशान है। वहां वो जीतने और हारने के लिए नहीं लड़ रही है, वो सिर्फ जमानत बचाने के लिए लड़ रही है। दूसरी बात, अभी 2024 का जो चुनाव आने जा रहा है, ये वाकई में बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो वायदे किए थे बड़े बड़े, वो एक भी पूरा नहीं कर पाई। और इसी वजह से जब आदरणीय अखिलेश जी ने कन्नौज की बात की है, तो आप देखिए बीजेपी में तिलमिलाहट कैसी है, क्योंकि इनको पता है कि 2024 में आपकी सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ठीक है, 30 सेकंड पूरे अजीज खान जी। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अभिमन्यु जी, 30 सेकंड के अंदर आप बताइए, बात 2024 के लिहाज से भी होगी और उपचुनाव जो अभी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उस लिहाज से भी होगी। समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा है बीजेपी के खिलाफ किसी रणनीति पर विचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो यूपी विधानसभा के बाद गायब सी हो गई, कहीं नजर नहीं आ रहे आप लोग। 30 सेकंड। आस्था जी नमस्कार। दरअसल क्या है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन पर काम कर रही है। एक तरफ राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना संगठन के चुनाव कराया, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश संगठन में फेरबदल हुआ है और आपको नई कांग्रेस अभी दिख जाएगी। 2-4 महीने का आप वक्त दीजिए, आपको दिखेगा किस तरह ग्रास रूट पे हम लोग कमेटी बना रहे हैं और निरंतर प्रयास चल रहा है। हम लगातार मुद्दों पर आधारित जो हम चुनाव लड़ते हैं उसी पर लड़ेंगे, धर्म जाति पर हम कभी चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, वक्त पूरा। रुक करते हैं साजन के सिंह, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी। साजन के सिंह जी, 2024 और अभी के लिए तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बहन जी ने संदेश दे ही दिया है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो 2024 के लिए भी आप डबल इंजन की तरफ ही जनता को या अपने वोटर्स को संकेत या संदेश देंगे, या फिर खुद भी चुनावी मैदान में किसी एज अ पार्टी जनता के लिए किसी उम्मीद को जगा करके खुद भी सामने आकर फ्रंट फुट पर हमें दिखेंगे? बहन जी ने संदेश दे दिया है, 2024 का आगाज कर दिया है, चुनाव का बिगुल बजेगा और 2024 में बसपा पूरी तरह पूर्ण रूपेण से चुनाव लड़ेगी, यूपी नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी, और बहुत बड़ी खिलाड़ी साबित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जो हारने वाले हैं उनको इबारत लिखी हुई नजर आ गई है, चाहे वो कन्नौज जाए चाहे कड़हल में रहे, लेकिन कहीं मैनपुरी वाटरलू साबित नहीं हो जाए। रही बात बसपा की, बसपा ने हमेशा संवाद किया है, बहन जी ने हमेशा संवाद किया जनमानस के साथ, जो दशा हुई है आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद, इसमें कोई कसर नहीं है कि 2024 में बसपा पूर्ण रूपेण से। ठीक है, आप लोग हर चुनाव से पहले ये बात कहते हैं कि हम अपने दम पर मैदान में हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी का वोट नहीं काट रहे, हमारा अपना वोटर है वगैरह वगैरह, लेकिन आरोप आप पर हमेशा विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगता है कि आपका कोई भी कदम सिर्फ और सिर्फ भाजपा की मदद करता है। आगे पूछेंगे आपसे सवाल, रुक करते हैं। आलोक वत्स हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी, अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? पहले आजमगढ़ से उन्होंने सांसदी छोड़ी, अब क्या करहल से विधायकी छोड़ के वो कन्नौज से लोकसभा चुनाव में उतरने का मन बना रहे हैं? ये कोई रणनीति है या कंफ्यूजन है? ये एक रणनीति के तहत सोचा समझा बयान है। उनको पता है कि अब प्रदेश की जनता डेवलपमेंट पे बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करती है, वहां भय मुक्त वातावरण पे बात करती है। तो अब कोई जातिगत और ये सब फार्मूला लेकर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। चलिए, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जी के शोक लहर में अगर बहन निकल जाती है, जिसकी उम्मीद कम है, तो उसके बाद ये भी कन्नौज से जाके अपना पति पत्नी वहां रहेंगे, अपना परिवार पालेंगे, क्योंकि योगी जी के रहते हुए यूपी में तो दाल गलने का अभी 20 ठीक है आलोक जी, 30 सेकंड पूरे रोक रही हूँ आपको, आगे विस्तार से बात सुनेंगे। चलिए अब डिबेट को विस्तार देते हैं और सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान, जो सवाल मैंने आलोक वत्स से पूछा था उसी का जवाब आपसे, कि अखिलेश यादव क्या कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ ठोस रणनीति बन रही है, या इसे कंफ्यूजन कहा जाएगा कि सांसदी रखनी है कि विधायकी रखनी है, जनता से कैसे जुड़ना है, किस माध्यम से? देखिए आस्था जी, बहुत स्पष्ट है कि 2024 का बिगुल बच गया है। अभी जो ये उपचुनाव हो रहा है, ये उसका आगाज है,
और दूसरी बात आपको बता दें, और देखिए बीजेपी के अंदर जो तिलमिलाहट है, अभी आप देखिए मैनपुरी के चुनाव को लेकर के किस तरह बीजेपी घबराई हुई है, पूरे मंत्रियों को लगा दिया, सारे लोग लग गए हैं, सारे लोग, उसके बावजूद भी आप देखिए वहां की जनता टच से मस नहीं हो रही है, पूरी तरह से एक तरफा चुनाव है वहां पे। एक बात कहीं ना कहीं घबराहट है। अब 2024 भी हाथ से जा रहा है, क्योंकि अभी जो इससे पहले उपचुनाव हुआ, जो 2-3 जगह का जिक्र कर रहे थे साहब, आजमगढ़ और लखीमपुर और कहां, देखिए वो चुनाव नहीं था, वो लोकतंत्र की हत्या, वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई है, एक तरफा चुनाव हुआ है, शासन प्रशासन मिलकर के चुनाव लड़ा है, हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, इसलिए वो चुनाव निष्पक्ष नहीं था, इसलिए उसे जीतने हारने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक बात आप जान ले, मैनपुरी में ये होने वाला नहीं है, रामपुर में ये होने वाला नहीं है, मैं बताऊं खतौली में ये होने वाला नहीं है, ठीक है। अब जनता होशियार हो गई है और समझती है। पहली बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात, आप 2024 की बात कर रही हैं, देखिए 2024 का जो गणित है पूरे देश में वो डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार हो गया है। आज आप बिहार में ले लें, आज आप महाराष्ट्र में ले लें, आप किसी भी प्रदेश में ले लें, आप यहां तक कि तेलंगाना में ले लें, पंजाब में ले लें, गुजरात में ले लें, तो जो एक विपक्ष बड़े स्तर पर मजबूत होकर के उभरा है, लेकिन ऐसी तस्वीर तो हमने 2019 में भी देखी थी डॉक्टर अजीज खान। एक तीसरा मोर्चा 2019 के लिए भी बनकर के तैयार हुआ था, उसका नतीजा देखा जनता ने। बिहार की क्या स्थिति थी, मैं आस्था जी 2019 में बिहार की क्या स्थिति थी जरा मुझे बता दें। 2019 में आपके महाराष्ट्र की क्या स्थिति थी, पंजाब की क्या स्थिति थी, कर्नाटक की क्या स्थिति थी, गोवा, आप देखिए ना, सारे इन परिप्रेक्ष्य को देखें आप, तो बहुत कुछ आंकड़ा बदल चुका है और आज इनकी नीतियों से लोग बहुत परेशान हैं। बड़े बड़े वादे किए थे साहब, बुलेट ट्रेन लाएंगे और क्योटो बनाएंगे और ये करेंगे और गरीबी खत्म कर देंगे, 5 ट्रिलियन का ये मुल्क बन जाएगा, तमाम वादे थे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अब जनता त्रस्त है और कहीं ना कहीं इनके धोखे और बहकावे में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है डॉक्टर अजीज खान कि सपा के अंदर भी 2024 के लिहाज से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अशोक पांडे जी, मैनपुरी की बात करें तो सपा कह रही है बहुत जोर लगाना पड़ रहा है भाजपा को, तमाम बड़े चेहरे मंत्री लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, मैनपुरी के अंदर बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, एक तरफा मामला है, जीत रही है सपा, इस तरह से इस बात को रखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। हमारी पार्टी में खासियत है कि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक एक कार्यकर्ता की भांति जाके प्रचार करते हैं और अखिलेश यादव बस ट्वीट करते हैं। आजमगढ़ में अपने भाई धर्मेंद्र के यहाँ नहीं जाते हैं और हार वो जो है निरहुआ से हार जाते हैं, रामपुर हार जाते हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी सीटों हारने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या रणनीति है, किस बिना पर? ये तो चुनावी बात हो गई, तो चुनावी बात हो गई कि हारने जा रहे हैं, हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी वगैरह वगैरह, सब चुनावी भाषण लगते हैं। मुझे आप वो 3 कारण बता दीजिए जिस कारण आप कह रहे हैं कि मैनपुरी से सपा हार जाएगी, क्या रणनीति है आपकी? जी, पहली बात, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने ही अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था। आज पूरा प्रदेश देख रहा है मुख्तार अतीक की जो संपत्तियां वाप्त की जा रही हैं, उनके खिलाफ गुंडई पर जो अंकुश लग रहा है, ये प्रदेश की जनता देख रही है। लोग सपा को कहते थे जिस गाड़ी पहली बात क्राइम कंट्रोल, ठीक है, आपने कहा पहली बात क्राइम कंट्रोल, दूसरा हमने गुंडा अशोक पांडे जी, दूसरा कारण एक कारण समय का ध्यान रखते हैं, दूसरा कारण, एक आपने कहा क्राइम कंट्रोल, दूसरा कारण उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया था लोगों ने। चंद्रपाल, रामगोपाल, धर्मेंद्र, ये सारे लोगों का शासन चलता था। आज उत्तर प्रदेश में न्याय का शासन है, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं। तीसरा मुद्दा क्या है? क्राइम कंट्रोल, भ्रष्टाचार पर अंकुश, तीसरा मुद्दा देखिए, तीसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में रोजगार ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, रोजगार लाने में बढ़ावा नंबर पर ये लोग थे।
आज लोग दूसरे नंबर पर हम हैं, लोग रोजगार अशोक पांडे लगाने जी, को तैयार हैं। आपने उत्तर प्रदेश से आपने गुड गवर्नेंस की कुछ बातों को आगे रखा। अशोक जी, अब मेरा सवाल, अशोक जी मेरी आवाज आ रही है? आपने गुड गवर्नेंस की बातों को सामने रखा, आपने कहा चुनावी मैदान में हम इसको लेकर जाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जो कार्य गिना रहे हैं वो, और उसके सामने नेताजी की विरासत, मैनपुरी वो जगह, आसपास वो जगह, शिवपाल यादव का साथ, आपको लग रहा है कि क्या जनता को काम बताना काफी होगा? सपा जिस तरीके से एकजुट होकर चुनाव प्रचार कर रही है उसको देखते हुए। सही सवाल पूछा। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही थी, जब नेताजी जिंदा थे तो उनको सबसे ज्यादा किसने तकलीफ पहुंचाया, अपने चाचा को किसने भगाया, छोटी बहू भाजपा में क्यों शामिल हो गई नेताजी के जीते जी, और नेता गायत्री प्रजापति के चक्कर में नेताजी को जितना अपमानित अखिलेश यादव ने किया है किसी ने नहीं किया है। ये प्रदेश की जनता, मैनपुरी की जनता देख रही है। हम चुनाव जीत के नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि नेताजी जिन लोगों ने आपके आदर्शों की रोज हत्या की है, नेताजी जिन लोगों ने आपके वसूलों की रोज हत्या की है, जिस अखिलेश ने रोज दर्द दिया है आपको, उस अखिलेश को हम हरा के आ रहे हैं। ये हम सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, नेताजी का अपमान याद दिलाएगी। इन्होंने 2-3 बातें कही, उसका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा क्राइम, करप्शन और उसके साथ साथ रोजगार, ये तीनों, क्राइम खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया और रोजगार बढ़ गया। ये मुझे लग रहा है इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि रोजगार की क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार, आप किसी थाने में चले जाओ, बगैर पैसे काम नहीं हो पाएगा। आप देखिए किस तरीके से लोग परेशान है, युवा परेशान है, लोग परेशान है। और रही बात क्राइम की, तो क्राइम किस कदर, आप देखिए दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, एक आम इंसान को गोली मार दी जा रही है, किस तरीके से जो निर्दोष हो उनकी हत्या हो रही है, किस तरीके से चोरी डकैती बड़े स्तर पर बढ़ी है। वो तमाम आंकड़े हैं, मैं उसमें भी जानना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मैनपुरी का चुनाव का मामला है। ये कह रहे हैं साहब तमाम ये आज वफादारी और हमदर्दी की बात कर रहे हैं। अरे ये वो लोग कर रहे हैं जो घर तोड़ते हैं, परिवार तोड़ते हैं, पार्टी तोड़ते हैं, ये वो लोग कह रहे हैं। ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। आज बीजेपी का जो घर, कहा था कि प्रधानमंत्री है, फिर प्रधानमंत्री बनिए, परिवार तोड़ो, पार्टी तोड़ो, सरकार बनाओ। आज जितनी भी सरकारें बनी है, चाहे गोवा ले लो आप, चाहे महाराष्ट्र ले लो, अरे हम सैफई को हमने नहीं तोड़ा है, सैफई गांव को हमने नहीं तोड़ा है, अखिलेश यादव ने तोड़ा है। तो आप तो घर परिवार की एकता को अखिलेश ने तोड़ा है। चाचा को अलग पार्टी बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा, दुनिया जानती है। सिर्फ संस्कार कहा नहीं जाता है, संस्कार दिखना चाहिए। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, शांत हो जाइए। हाँ, शांत हो जाइए। अभिमन्यु त्यागी जी, आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो संगठन में जुटी हुई है, 2 से 3 महीने बाद उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। पूरी तरह से संगठन को आप लोग रिवाइव कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो इसका मतलब उपचुनाव तो छोड़िए, आने वाले जो निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप लोग उसको भी मिस कर देंगे। तो तैयारी आप लोग किसकी कर रहे हैं 2024 की? आस्था जी, सब लोग जानते हैं कि जो उपचुनाव होता है उसमें सरकारी जो तंत्र है, सरकार का कंट्रोल होता है सरकारी मशीनरी पर। और कांग्रेस पार्टी, अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ था, हमारा लचर संगठन था, हम अपनी बात जनता को नहीं समझा पाए, तो हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए चल दिए 2024 के लिए। अच्छा, हमारी तैयारी आपको रोक रही हूँ, आपने अभी एक बात कही कि जो चुनाव होता है, खासतौर पर जैसे निकाय चुनाव है या पंचायत चुनाव है, क्योंकि हम निकाय चुनाव पर ही मैंने आपसे सवाल पूछा। ठीक है, आपने कहा कि इस पर सरकारी मशीनरी का कंट्रोल होता है, बहुत ही स्वाभाविकता से आपने बात की। तो ये सभी सरकारों के लिए ना, पक्ष का कंट्रोल होता है, प्रशासन। ये आप सभी पार्टियों के लिए कह रहे हैं ना, ये सभी पार्टियों के लिए कह रहे हैं ना, पूर्व में सबने सरकारें मैं यही जानना चाह रही थी आपसे। एजेंसीज को जिस तरह से आप ये आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, या आपने बहुत ही एक जेनरिक, एक स्वाभाविक तरीके से बात कही कि उपचुनाव या निकाय चुनाव जैसे चुनाव है उस पर सरकार का या सरकारी मशीनरी का कंट्रोल होता है। तो ये बात क्या सभी सरकारों के साथ है? सभी पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सभी सरकारों पर भी लागू होता है, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार चलाई है, लेकिन सपा ने भी सरकार चलाई है, भाजपा भी सरकार चला रही है। जिस तरह से जिस तरह से तो ये सभी के लिए हुआ, दुरुपयोग भाजपा करती है, जिस तरह से भाजपा करती है। अच्छा, उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, आप कम कर पाए या आपने कम किया, इस बात का दोषारोपण है? कभी नहीं करती,
अच्छा, इस तरह से नहीं करती, थोड़ा कम करती है। तो कहे ईवीएम से दोषारोपण इस बात का है कि भाजपा ने दुरुपयोग ज्यादा कर लिया, कांग्रेस पार्टी उस तरह से नहीं करती। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? अपनी पार्टी को भी लपेट गए आप। शांत हो जाइए अभिमन्यु त्यागी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। नहीं, शांत हो जाइए। आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी पार्टी को लपेट गए, ठीक है। अशोक पांडे जी, सवाल सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर उठा, बात आ गई आपकी। नहीं, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आपने बात करी, उसी का सवाल मैं भाजपा से पूछ रही हूँ। हालांकि उसमें आप अपनी पार्टी को खुद भी घुसा ले गए हैं। अशोक पांडे जी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भाजपा बहुत ज्यादा करती है, कांग्रेस पार्टी उतना नहीं करती थी, लेकिन जिसकी सरकार होती है उसका कंट्रोल होता है सरकारी मशीनरी पर, ये कांग्रेस का कहना है। सरकारी, बोलिए। देखिए, सरकारी मशीनरी पे कब्जे की बात कर रहे हैं। इसके पहले जब हारेंगे तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ बताएंगे। आपको याद होगा, चुनाव आयोग ने सारे दलों के लोगों को बुलाया था और कहा आइए वैज्ञानिक लेके आइए, तकनीकी विशेषज्ञ लेके आइए और बताइए कैसे छेड़छाड़ होती है। तो किसी पार्टी का आदमी चुनाव आयोग में नहीं गया। लेकिन जब अमेठी हारेंगे राहुल गांधी तो ईवीएम से छेड़छाड़ है। जब केरल जीतेंगे, बनारस जीतेंगे, वाह 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 वाह, वहाँ मशीन सही हो गई। ये लोग दशरथ विलाप करने वाले लोग हैं। हाल ये काम नहीं करेंगे, काम तमाम करेंगे। इस देश का काम तमाम कर दिया था कांग्रेस ने, उसी पर भारतीय जनता पार्टी आई है। मेरा एक कहना है, नित्य काम करो, बहानाबाजी मत करो, एमवाई मत करो, क्योंकि अब हम एमवाई वाले नहीं हैं। हम A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। सबका साथ सबका विकास वाले हम लोग हैं। इसीलिए सपा बसपा खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई और सपा भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने रुक जाइए सर, सबको बोलने दीजिए। अभिमन्यु त्यागी जी, साजन सिंह इंतजार कर रहे हैं। साजन जी, नहीं, आपने बात कह दी। आपने कहा कि सरकार का नियंत्रण होता है, सरकारी मशीनरी का नियंत्रण होता है, प्रशासन पर दबाव रहता है सत्ता का। और मैंने आपसे क्लियर कट सवाल पूछा था कि ये सभी सरकारों के लिए कह रहे हैं ना? आपने कहा हाँ, सरकार हर किसी ने भी चलाई, हर किसी ने चलाई है सरकार। बहुजन समाज पार्टी ने भी सरकार चलाई है। आप लोग भी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं साजन सिंह को लाइए विंडो में। मेरा सवाल उनसे है। साजन सिंह, ठीक है, आ गई आपकी बात अभिमन्यु जी। साजन जी, आपने भी सरकार चलाई है और कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है बीजेपी जरा ज्यादा इस्तेमाल करती है, हम लोग उतना थोड़ी करते थे। आप बताइए, आप कितना करते थे? कांग्रेस क्या करे इस पे हमें जाना नहीं, लेकिन आपको पहले जो सवाल आपने किया था जिसका मैं उत्तर नहीं दे पाया आस्था जी, उस प्रश्न पे मैं आना चाहता है। बड़े गंभीर प्रश्न आपने किए थे। इल्जाम विपक्षी पार्टी हम पे लगाती कि हमारे चुनाव लड़ने से नहीं लड़ने से किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को सहायता मिलती है। मैं उस पर जवाब दे दूं, एक राजनीतिक दल, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तीसरी राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसकी एक सशक्त विचारधारा है, संगठन है, कार्डर है, सशक्त नेतृत्व है, उसपे अगर कोई इल्जाम लगाता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, विपक्षी पार्टियां हो या कोई पॉलिटिकल पंडित राजनीतिक विश्लेषक हो, अगर ये इल्जाम लगाता है तो सोच पे सवाल जरूर उठते हैं। इतनी सशक्त विचारधारा वाली पार्टी पे अगर ये इल्जाम लगता है कि हमारे लड़ने या नहीं लड़ने से किसी को फायदा पहुंचता है, तो वो अधूरा ज्ञान लगता है इस राजनीतिक विरासत का, इस राजनीतिक विषाद का। रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, उस पर हमें नहीं जाना, लेकिन ये बात है जो हमारा एक शासन था बहन जी का, वो एक बेंचमार्क था, उस बेंचमार्क को कोई छू नहीं पाया। आज भारतीय जनता पार्टी की शासन विफल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने आप को बचाने में लगी हुई है। इसलिए इकलौती 2024 में अगर प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है तो बसपा की तरफ देख रही है, बहन जी के नेतृत्व की तरफ देख रही है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आलोक वत्स हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है साजन जी, ठीक है, आ गई, अब बात हो गई पूरी। आपने कह दिया कि सपा से लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी ने भी ठगा है, ये सारी बातें आपने बोल दी। आलोक वत्स जी, अभी तो वोट पड़े भी नहीं है, अभी से ही सरकारी मशीनरी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बात कही जाने लगी। सपा ने तो एक लेटर भी लिखा है बड़े पैमाने। अब तक इतनी बड़ी मांग कभी किसी पार्टी की तरफ से नहीं की गई, ऐसा कहा जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वालों के ट्रांसफर के लिए मैनपुरी से, जहां से डिंपल यादव मैदान में है। देखिए आस्था जी, ये कोई नई बात नहीं है। जो भी पार्टी सरकार में रहती है उसके ऊपर विपक्षियां ये उंगली उठाती हैं कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की हर कोशिश की है। लेकिन यूपी में इतने उपचुनाव हुए हैं जिसमें सपा को भी जीत हासिल हुई है, तो वो कैसे हो गया? वहां ईवीएम का खेल कहाँ नहीं हुआ?
ये सब अनर्गल बातें हैं। वहां पर जो अभी की वास्तविक स्थिति है कि बहन मायावती जी रिटायर्ड हर्ट हैं, कांग्रेस अभी राजनीतिक पिच पर खेलने के लायक तैयार नहीं हुई है, और सपा अगर जीतती है मैनपुरी तो ये 7 बार के वहां के एमपी को, वहां के लोगों की श्रद्धांजलि होगी। सपा के किसी कार्य से और सपा के किसी कार्यशैली से वहां के लोग खुश होकर नहीं देंगे। लेकिन अब वहां की जनता जो है डेवलपमेंट पर जा रही है, भयमुक्त समाज जो वहां पैदा हुआ है उस पर जा रही है। और अगर मैनपुरी में इन चीजों को लेकर कोई नई चीज हो जाए और वहां से डिंपल यादव चुनाव हो जाए, हार जाए जैसे आजमगढ़ और रामपुर मिया, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं होगा। वहां के लोग अब दूसरी चीजों पर अपने वोट को आश्रित कर रहे हैं, जिसमें डेवलपमेंट सबसे बड़ा प्लैंक है और भयमुक्त समाज सबसे बड़ा प्लैंक है, जिसमें योगी जी के आलोक जी, आपको में... क्या लगता है, एक मिनट, आलोक जी आपको क्या लगता है, अभी जो उपचुनाव हो रहा है, क्या नेताजी की विरासत को लेकर जो डिंपल यादव मैदान में हैं उसमें सपा बड़ी जीत का दावा कर रही है? और ये जो बात आपने कही, क्या ये 2024 के आम चुनाव के लिए है या अभी फौरी तौर पर इसका असर आप देखते हैं? नहीं, अभी नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं सपा की तरफ से। एक बार अगर नेताजी को वहां के लोगों ने श्रद्धांजलि दे दिया तो दे दिया, उसके बाद 2024 का चुनाव में इस सब चीज का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि अभी अगर वोट मिल भी जाए सपा को, वो जीत भी जाए मैनपुरी से, तो अपनी जीत की राह को 2024 के लिहाज से आसान ना समझे। डॉक्टर अजीज खान, आपका रिएक्शन इस पर? ये अपने मन की शांति के लिए सारे परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं आलोक जी, क्योंकि इनको पता है कि अभी ये उपचुनाव में एक भारी मतों से आदरणीय डिंपल जी जीतने जा रही है, बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है, और 2024 की तैयारी, 2024 में जो हमारा माहौल है ये उसको भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि 2024 में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। ये कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं आलोक जी, जो मैं इनको सुन पा रहा हूं। दूसरी बात, एक बात आपको बता दे, बहुत स्पष्ट है, आज जो भी ये बहस हो रहा है, आप आएंगे 5 तारीख को चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पर 5 तारीख को, थोड़ा समझदार आदमी हो, सुनो आप आलोक जी शांत हो जाइए, आप वरिष्ठ शांत हो जाइए, जवाब ले लीजिए। अब वैसे भी डिबेट क्लोज करनी है मुझे अगले 1 मिनट के अंदर। बोलिए अजीज खान। देखिए आस्था जी, बहुत स्पष्ट है कि मैनपुरी का चुनाव एक तरफा है, रामपुर की चुनाव भी एक तरफा है, और आपका जो अगला खतौली का वो भी चुनाव एक तरफा है। जनता मन बना चुकी है, अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का परचम वहां लहराने जा रहा है। जो इनका मसला शासन प्रशासन का, वो हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिख करके दे दिया है। अब इनका शासन प्रशासन पूरी तरह से वहां फेल रहेगा, नहीं कर ठीक है। कोई। चलिए, तो सपा भी बड़ी जीत का दावा कर रही है, बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि मुकाबला अब भी मैनपुरी में कड़ा है, कड़ी टक्कर का है। उसमें भी अब बहन जी का कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है, जो 2019 में सपा के साथ था। सुभाषपा के कैंडिडेट का नॉमिनेशन खारिज हो चुका है। तो ऐसे में वोटर्स तक इन पार्टियों ने क्या संदेश पहुंचाया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर? सियासी समीकरण और नेताजी की विरासत, कुल मिलाकर चुनावी चक्रव्यूह सभी सियासी पार्टियां बिछा चुकी हैं। इंतजार है वोटिंग के दिन का। चुनाव प्रचार में तेजी बीजेपी की तरफ से भी है और सपा की तरफ से भी है। अब देखना होगा कि जनता नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पर साइकिल का बटन दबाती है, या फिर बीजेपी जिस विकास के मुद्दे को लेकर और नेताजी के अपमान को जो बार बार याद दिला रही है मैनपुरी में जाकर, उसके साथ जाती है। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।